हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि हम आपको एक एक टॉपिक बढ़िया से समझा सकें और आपको एक एक टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं कार्बन के बारे में। जो कार्बन होता है उसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। और उसमें जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी होती है? 6 होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी उसमें 6 ही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना होती है? 6 होता है। यदि हम कार्बन का एटॉमिक वेट निकालें, परमाणु भार, तो कैसे निकालेंगे? परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु भार। परमाणु भार होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है? 6 ही है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब परमाणु भार हमारा कितना आया? 12। किसी तत्व के जो परमाणु भार लिखते हैं उसके ऊपर लिखते हैं और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक उसके कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और उसका परमाणु भार सॉरी यहाँ 12 है। परमाणु भार कार्बन का कितना है? 12 है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। यदि हम कार्बन का क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा? यदि हम बोर के रूल से करें तो क्या आएगा? 2 और 4 आएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 4। यदि इसको आप बहु के रूल से करेंगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6 आएगा। तो इसके बायकोस में कितना इलेक्ट्रॉन आया? यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 4 हो गया और यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसके बायकोस में कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। यदि हमें उसकी संयोजकता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? किसी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यदि उसके तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके बायकोस में कितना इलेक्ट्रॉन आए, जितना इलेक्ट्रॉन आता है वही उसका क्या हो जाता है? उसकी संयोजकता हो जाती है। संयोजकता कब तक मतलब उतना होगा? यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उस संयोजकता बायकोस में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बायकोस में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी तो उसकी संयोजकता 1 से 4 तक ही होगा। जैसे इसके बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन आया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? संयोजकता 4 ही होगी। और यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके बायकोस में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो क्या करेंगे? एक रूल होता है 8 माइनस n। तो 8 में से जितने तत्व मतलब बायकोस में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 में से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर 4 तक आता है तो वही हो जाता है, 4 के ऊपर आता है तो 8 n का रूल लगा देते हैं। और जो कार्बन होता है अब यहाँ समझते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन या एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक मैंने बताया 6 होता है और इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। जो कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। भूपर्पटी में जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है भूपर्पटी में पृथ्वी में, उसकी कितनी मात्रा होती है? 0.02%। 0.02% कार्बन पृथ्वी में पाया जाता है। और कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। हम कैसे जानेंगे वह कार्बनिक यौगिक? पहले जान लेते हैं।
तो जो कार्बन होता है यदि उसको हम जलाएं, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो उसको क्या करें, जलाएं, तो वह क्या निकलेगा, उसमें धुएं के साथ वह जलेगा, उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि वह कार्बन तथा कार्बन का यौगिक है। अब आइए समझते हैं कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं, तब तक आइए समझते हैं कि अपर रूप क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है। तो एलोट्रॉप्स क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। जिनके रासायनिक गुण समान हो और उसके भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स, अपर रूप कहेंगे। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। अब आइए समझते हैं कार्बन के अपर रूप। आइए समझते हैं कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के कौन से अपर रूप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट होता है। तो आइए समझते हैं डायमंड क्या है। डायमंड एक कठोर पदार्थ होता है। डायमंड क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसकी अपेक्षा में कम कठोर पदार्थ होता है। हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, ताप व विद्युत का कुचालक होता है। यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करें तो इसमें धारा फ्लो नहीं होगा, एक पार से दूसरे पार धारा नहीं फ्लो होगी, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। डायमंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ताप व विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट में यदि हम धारा को प्रवाहित करें, करंट को, तो उसमें प्रवाहित हो जाता है, क्योंकि वह ताप तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन, कलरलेस होता है। हीरा क्या होता है, पारदर्शी होता है। यदि हम हीरे को ऐसे ले लें, उसको इस पार से उस पार देखें तो क्या होगा, आगे की वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। हीरा क्या होता है, पारदर्शी होता है या कलरलेस होता है। इसका कोई कलर निश्चित नहीं होता है कि हीरे का क्या कलर होता है। और दूसरा पॉइंट है, ग्रेफाइट जो होता है अपारदर्शक होता है, इसमें आर पार दिखाई नहीं देता है। और जो ग्रेफाइट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पेंसिल होता है, बच्चे लिखते हैं पेंसिल से, जो पेंसिल में नोक होता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह सबसे कठोर तथा चमकदार पदार्थ है। जो हीरा होता है वो क्या होता है, सबसे कठोर, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सबसे ज़्यादा क्या है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है, भंगुर होता है, मतलब वह उसको यदि हम गिरा दें तो वह टूट जाता है। तो उसको उसमें क्या, ग्रेफाइट में क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, या तेज गर्म करने पर जलता है। हीरे को यदि तेज हम गर्म कर दें तो क्या होगा, जलेगा, और उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन तथा उसके जितने भी यौगिक हैं, यदि हम उसको जलाएं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ धुआं भी निकलता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट को भी यदि तेज हम गर्म करें तो वह भी क्या होगा, जलेगा, और उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब आइए उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये हीरे का स्ट्रक्चर है, और इधर ये क्या दिया हुआ है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब आइए समझते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं कि कार्बन और ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो डायमंड होता है हमारा, उसका उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। जो ग्लास होता है उसको काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा नंबर में है, नेत्र सर्जनों द्वारा मोतिया बिंदु दूर करने के उपकरण में, मोतिया बिंदु दूर करने के जो उपकरण होते हैं उसमें भी डायमंड का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर में है, गहने बनाने में, हीरे का उपयोग गहना बनाने में, गहने बनाने के लिए भी लोग पहनते हैं गहना, उसके बनाने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अब आइए समझते हैं ग्रेफाइट का उपयोग। जो ग्रेफाइट का उपयोग है, सेल में एनोड बनाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने रेडियो का सेल देखा होगा, उसमें उसके बीच में एक रॉड लगा होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो मैंने क्या बताया, सेल में एनोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर में है, विद्युत मोटर के कार्बन ब्रश, विद्युत मोटर के कार्बन ब्रश में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर में है,
पेंसिल बनाने में, आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल में जो नोक होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के नोक बनाने में भी किया जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है। तो आइए समझ लेते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करें हम तो वह क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आइए समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का है वह यौगिक जिसमें जो कोई भी यौगिक ले हम और वह क्या कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। जो यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं लिख दूं CH4, तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन से, जो यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हम ले लें C6H6, तो इसमें क्या है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहेंगे। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। C2H6 कोई भी कंपाउंड ले और वह किससे बना हो, हाइड्रोजन व कार्बन से बना हो, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो हाइड्रोकार्बन होता है वह दो प्रकार का होता है। आइए समझते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आइए समझते हैं कि संतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं CH4, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब आइए समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो होता है, एल्केन, ALKENE, एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इससे संबंधित जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, संतृप्त होगा। इसमें क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ N जो होता है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे यहाँ C बराबर 2 कार्बन हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, C की जगह पर क्या लिख देंगे, जहाँ N है वहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जहाँ N क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, मैंने कार्बन 2 लिया है तो यहाँ कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। और H यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, C2H, 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो C2H6 भी ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जैसे इसका हम बॉन्ड बनाए, इसमें क्या मैंने बताया कि इसमें हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा, 2 कार्बन हमारे पास है, 2 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 6 है।
यहाँ पर कार्बन कितना है 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 6 है। तो ये भी क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड हैं। यदि इसको देखें हम तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये भी क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब आइए समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड निश्चित ही पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इसमें दो से अधिक कार्बन होना निश्चित है। इसमें क्या होगा एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन पाया जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड के लिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 कार्बन के लिए, तो यहाँ क्या होगा मैंने बताया इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है एल्कीन है। तो ये अभी किसका एग्जांपल है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए ले लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी आप लोग जानते हैं 4 होता है, तो 3 बॉन्ड इधर बना है 1 बॉन्ड इधर बना है, इसका मतलब इसका भी वैलेंसी पूरा है और इसका भी पूरा है। तो इसका नाम क्या होगा 2 कार्बन के लिए क्या होता है 2 कार्बन के लिए होता है इथ, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। और इसका नाम यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या होगा इथ होगा, और इसमें क्या लगेंगे ईन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा एथीन। एथीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एथाइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।